2 लोग गिरफ्तार। 20 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर किया था ट्वीट। गृह मंत्री ने डीजीपी को दिए थे कार्रवाई के आदेश। पंजाब कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल के बीच चन्नी के आवास पर इकट्ठा हुए नाराज विधायक। प्रताप बाजवा का दावा, 5 मंत्री और 7 विधायक बैठक में हुए शामिल। अपनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएम से भी मांगा जवाब। नई पार्टी के बाद सुखदेव ढींढसा से मिले प्रताप बाजवा। मुलाकात पर बोले ढींढसा, सिर्फ मेरा हाल चाल जानने आए थे बाजवा। कल ढींढसा और ब्रह्मपुरा ने बनाई है नई पार्टी। किसानों पर लाठी चार्ज के विरोध में ग्रामीणों का फरमान। हिसार के गांव मसूदपुर में किया लॉकडाउन का बहिष्कार। गांव में डॉक्टर और पुलिस एंट्री पर लगाई रोक। सरकारी सेवाओं के बहिष्कार का भी फैसला। राम रहीम ने फिर मांगी 21 दिन की पैरोल। मां की बीमारी का दिया हवाला। जेल अथॉरिटी ने हरियाणा पुलिस से मांगी एनओसी। सिरसा जिला प्रशासन से भी मांगी गई रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुशील कुमार की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। मर्डर केस में फंसे हैं ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ा झटका कुछ देर पहले सुशील कुमार को लगा। रोहिणी कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसे रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मर्डर केस में एक जूनियर पहलवान के मर्डर केस में फंसे हैं ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और दिल्ली पुलिस ने उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। लेकिन सुशील कुमार को उम्मीद थी कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन रोहिणी कोर्ट से तगड़ा झटका उनको लगा है। और इस वक्त और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, रोहिणी कोर्ट से फैसला आ चुका है और इसमें पूर्व ओलंपियन सुशील कुमार को तगड़ा झटका लगा है। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से उनके वकील जो लगातार कोर्ट में ये दलील दे रहे थे कि जो पहलवान सुशील कुमार है, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। उन्हें 2 बार मेडल मिला हुआ है, अर्जुन पुरस्कार अवार्डी है। लेकिन बावजूद इसके कोर्ट के सामने वो दलीलों में कहीं ना कहीं असफल रहे। कोर्ट ने साफ तौर से एक बात कही उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कि अगर सुशील कुमार वाकई उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तो निश्चित रूप से उन्हें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना चाहिए। और पुलिस ने जो अपना रिप्लाई कोर्ट में रखा, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया कि सुशील कुमार ही इस पूरे कहीं ना कहीं सागर धनखड़ हत्याकांड के की एक्यूज्ड हैं और ऐसे में उनकी पूछताछ जरूरी है। और इसीलिए लगातार दिल्ली पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही है और स्थिति यहां तक आ गई है कि उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशू किया गया है और दिल्ली पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तो यही सारी चीजों की गंभीरता देखते हुए सुदेश, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका फिलहाल सुशील कुमार को। निश्चित रूप से अब सुशील कुमार के पास फिलहाल राहत नहीं बची है, उन्हें दिल्ली पुलिस को सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर लीगल रेमेडीज की बात करें तो वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन जिस तरह दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है, ऐसे में बहुत जल्द दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में सुशील कुमार हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह उनकी अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज की है, इस पूरी याचिका में कहीं ना कहीं अब उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ सुशील कुमार के वकील की तरफ से क्या अभी कुछ कहा गया है कि आगे वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे या फिर सुशील कुमार इस मामले में दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं? क्योंकि दबिश लगातार दिल्ली पुलिस दे रही है, शिकंजा कसता जा रहा है। अब कोई ज्यादा विकल्प सुशील कुमार के पास है नहीं। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से उनके वकील से हमारी बात हुई तो उनके वकील के द्वारा यही कहा गया है कि उनके पास अभी ऊपरी अदालत का कहीं ना कहीं रुख जरूर है कि वो ऊपरी अदालत में अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद उनको यही थी कि रोहिणी कोर्ट से हो सकता है उन्हें राहत मिल जाए। लेकिन अगर उनको राहत नहीं मिली है तो निश्चित रूप से ये सुशील कुमार के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि सुशील कुमार को ये उम्मीद थी 4 बजे तक कि रोहिणी कोर्ट से शायद उन्हें राहत मिल जाए, जिसमें उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकती है। लेकिन अब कोर्ट ने ये माना कि अपराध काफी गंभीर है, क्योंकि ये मामला पूरा
मर्डर से जुड़ा हुआ है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ऐसे मामले में पुलिस के साथ ही कोर्ट गई और कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में सुशील कुमार को जमानत देने का अभी कोई औचित्य नहीं है। उन्हें पुलिस के इस ऑपरेशन में कोऑपरेट करना चाहिए और इसीलिए उनकी एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस किया है। बहरहाल सुशील कुमार के वकील के मुताबिक ये जरूर है कि वो ऊपरी अदालत में निश्चित रूप से इसको अप्रोच करेंगे, लेकिन फिलहाल निचली अदालत से उन्हें एक बड़ा झटका लगा है, तो उम्मीद बहुत कम है कि ऊपरी अदालत से ही सुशील कुमार को राहत मिले। शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। तो बड़ा झटका लगा है ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को। रोहिणी कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो गई है। सागर धनखड़ जूनियर पहलवान के मर्डर केस में आरोपी है सुशील कुमार। धरपकड़ जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब तक सुशील कुमार तक नहीं पहुंच पाई। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है और सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। अब देखना यह होगा कि क्या सुशील कुमार राहत के लिए ऊपरी अदालत जाएंगे या फिर दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। दूसरा यह भी कि दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द सुशील कुमार को इस मामले में गिरफ्तार किया जा सके। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में इस महामारी के दौर में ब्लैक फंगस ने अब टेंशन बढ़ा दी है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 115 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का इस बारे में बयान। ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का मेडिकल कॉलेज में इलाज होगा। सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया, इससे पहले नोटिफाइड डिजीज में इसे शामिल किया गया था और अब सरकार ऐसे मरीजों के इलाज के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। कोरोना महामारी के बीच में ब्लैक फंगस से कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए एक नई टेंशन पैदा कर दी है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 115 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बारे में कहा कि ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज में होगा। सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड इसके लिए तैयार किए गए हैं। में हुई हो। और दूसरी चीज यार ही बिना हुए भी अपन पेरा है, 2-4 भाई अपने आड़े भी हैं, सारे हैं, वो भी गड़बड़ होगी और चेक कराने गए, कोरोना है कोरोना हो तो अच्छा बंद की सब खूब सुधी डाल कर रही और कोरोना अपने गले आया नहीं सकता मेहनत कर। इस खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से अंकित दुदानी फोन लाइन जुड़ गए हैं। अंकित, ब्लैक फंगस ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है तो सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और 115 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। क्या तैयारी है? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड तैयार किए गए हैं ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए। बिल्कुल ब्लैक फंगस के लिए मरीजों के लिए बेड तैयार किए गए हैं। ये जानकारी जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंजेक्शन की जो मारामारी थी वो अब नहीं है और वो पर्याप्त मात्रा में है हरियाणा के पास, और फिर भी केंद्र को उन्होंने लिखा है कि और भी उपलब्ध कराए जाए, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के ऊपर सरकार पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री भी कल जब दिल्ली से लौटे थे तो उन्होंने आकर के बैठक ली थी और बैठक लेने के बाद यही पूरा रिव्यू किया था कि ब्लैक फंगस के लिए हरियाणा कितना तैयार है। तो कहीं ना कहीं जो मरीज सामने आ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि कहीं भी मरीज अगर सामने आते हैं तो वो मेडिकल कॉलेज के अंदर आए और वहां उनका प्रॉपर इलाज होगा। लेकिन अंकित, अभी तक ब्लैक फंगस के बारे में, उनके मरीजों के बारे में जो जानकारी मिल पाई है, जो डॉक्टर्स हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया कि लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग ठीक हो जाते हैं कोरोना से, उसके बाद ये बीमारी उन्हें अपना शिकार बना रही है। ऐसे में क्या सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए अपने स्तर पर कुछ कर रही है? क्या अस्पतालों में इस बारे में कोई निर्देश दिए जाने की तैयारी हो रही है कि कोरोना के इलाज के लिए मरीजों को इस बारे में पहले से अवगत कराया जाए? बिल्कुल, एडवाइजरी जरूर सरकार की ओर से जारी की गई है और लगातार जारी की जा रही है और जो सीएमओ है उनको भी कहा गया है कि कोई भी ब्लैक फंगस का केस आता है तो तुरंत डॉक्टर सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे और उसको सूचीबद्ध किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका इलाज शुरू होगा। तो जो अस्पतालों के अंदर भी लोगों को बताया जा रहा है, जो विज्ञापन के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस क्या है, किस तरह से होता है, क्या इसके लक्षण है, वो भी सब सरकार की ओर से बताए जा रहे हैं। जी शुक्रिया अंकित। तो
मेरे सहयोगी ने जानकारी दी कि सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि हर मेडिकल कॉलेज में 20 बेड लगाए गए हैं। इन मरीजों के इलाज के लिए ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी का ज्यादा असर इस वक्त गांव में है और यहां पर सही वक्त पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से पहले से लोग परेशान हैं। लेकिन कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, निजी अस्पतालों की मनमर्जी पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि निजी अस्पतालों के कोरोना बिल ऑडिट होने चाहिए। पूरे प्रदेश के निजी अस्पतालों के बिल ऑडिट हो। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के सामने वो मांग रखेंगे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे में उनकी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के लिए सरकार ने रेट तय कर रखे हैं। इससे ज्यादा कोई भी अस्पताल रेट वसूल नहीं कर सकता। पंचकुला की कुछ शिकायतें उनके पास आई थी और निजी अस्पतालों पर आरोप था ओवरचार्जिंग का, मरीजों से ज्यादा पैसे ले रहे हैं। 1 मई को एक कमेटी का गठन भी किया गया था। उनकी तरफ से कहा गया कि इसलिए निगरानी के लिए मेरे पास 3 शिकायतें आई थी। तीनों बिल हमने कमेटी को दिए थे। कमेटी ने इन बिल को ऑडिट किया है। आज लेटर लिख रहा हूँ। कई अस्पतालों में क्या होता है कि जो रेट है उनकी रेट लिस्ट भी लगी दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ एम्बुलेंस वाले भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। वो भी हमने एम्बुलेंस के रेट्स भी फिक्स कराए हैं। मैंने यहाँ पर तो जो है यहाँ पर एम्बुलेंस के रेट फिक्स कराए हैं और अभी परसों ही इंस्ट्रक्शन दी हैं कि सभी हॉस्पिटल्स के बाद ये जो बेड्स, एक्चुअली क्या है कि बेड्स के रेट तो लगा देंगे वो, लेकिन जो मेडिसिन के रेट है ना, देखने की बात तो ये है कि जो मामला सारा मेडिसिन के ऊपर 3 गुना रेट चार्ज करने का, जो वहां पर ये लग रहा है क्या नाम अपना मेडिकल का सारा सामान लग रहा है वो सारा 3 गुना चार्ज कर रहे हैं। मार्केट के अंदर रेट पता करें और उनके रेट पता करें। अगली बड़ी खबर, किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में गांव वालों का फरमान। हिसार के गांव मसूदपुर में ग्रामीणों ने लॉकडाउन का बहिष्कार किया है। सरकारी सेवाओं के बहिष्कार का भी फैसला हुआ है। गांव में डॉक्टर और पुलिस के आने पर रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों ने सरजातीय पंचायत में इस बारे में फरमान जारी किया। गांव में घुसने पर प्रशासन जिम्मेदार होगा, ये गांव वालों की तरफ से कहा गया। गांव के लोगों का एक ग्रुप बस स्टैंड पर तैनात रहेगा और कोई भी प्रशासन का अधिकारी या पुलिस वाला गांव में आता है तो उसे नहीं आने दिया जाएगा। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी संदीप सैनी इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से लाठीचार्ज किसानों पर हुआ, अब मसूदपुर गांव के लोगों का फरमान कि वो लॉकडाउन का बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया गया है? क्या विरोध का ये तरीका सही है? जी सुदेश, ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन की जो धज्जियां हैं वो सीएम के प्रोग्राम में उड़ाई गई थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना थी वो भी उनके कार्यक्रम में दिखी थी, और जो किसानों पर उन्होंने लाठी चार्ज किया है पुलिस वालों ने, तो इसको लेकर आज ग्रामीणों ने ये फैसला लिया है कि वो लॉकडाउन की कोई भी पालना नहीं करेंगे और जो कोविड के सेंटर जो बनाया गया था गाँव में उसको भी उन्होंने बंद कर दिया है। साफ तौर से कहना है कि ग्रामीणों का अगर कोई पुलिस कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी या डॉक्टर कोई भी आता है तो वो गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीणों ने एक ग्रुप भी बनाया है युवाओं का, बस स्टैंड के ऊपर बैठा हुआ है, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अंदर गांव में नहीं आने दे रहा। जी, लेकिन महामारी के इस दौर में जब गांव तक में संक्रमण फैल चुका है उस वक्त ऐसा फैसला लेना गांव वालों के खुद के हित में नहीं है? क्या इस बारे में अधिकारी कुछ कह पाए हैं? क्या अधिकारियों ने ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है? अभी तक कोई भी अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा है, लेकिन फोन से शायद जरूर अधिकारी उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो एसडीएम है हांसी के, उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं कि संज्ञान में ये मामला आया है और ग्रामीणों से बातचीत वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी अधिकारी गाँव में नहीं पहुंचा है ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए, और ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि वो किसी भी पुलिस कर्मचारी को और किसी भी डॉक्टर को गांव में नहीं घुसने देंगे। धन्यवाद संदीप, जानकारी के लिए। तो गांव के लोगों का ये फरमान है कि वो लॉकडाउन को नहीं मानेंगे, लॉकडाउन का बहिष्कार करेंगे। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसी के विरोध में ग्रामीणों का ये नया ऐलान है। मसूदपुर गांव है
जहां पर यह फैसला हुआ है सरजातीय पंचायत की तरफ से। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, ऐसे में वो भी लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे। उधर हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का कहना है कि सिरमौर जिले में लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग समय पर इलाज करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और इसी कारण कोरोना से लोगों की जान जा रही है। सुखराम चौधरी ने कहा कि खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण वाले अधिकतर लोग कोविड टेस्ट करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे और गंभीर स्थिति पर ही अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुखराम चौधरी ने कहा कि सिरमौर जिला में कोरोना से निपटने के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। मेरा आपके माध्यम से जिला सिरमौर के सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि जिसको भी बुखार आए, जिसको खांसी हो, वो तुरंत अपना कोविड का टेस्ट करवाए और अपने नज़दीक ही हेल्थ सेंटर में आशा वर्कर से संपर्क करें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाएं और समय पर हॉस्पिटल आएं। आज जिला सिरमौर में बेड की कोई कमी नहीं है, परंतु उपचार अगर समय रहते पेशेंट जाएगा तो उसका सही समय पर उपचार हो सकता है। जब स्थिति विकराल हो जाती है, जब पेशेंट उस समय आता है अंतिम समय में, तो उसके इस वायरस को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है। उसी के कारण बहुत से जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, कोरोना से जो प्रभावित हैं, वो डेथ, उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपके माध्यम से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ। वहीं भिवानी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के तार देवभूमि तक पहुंच चुके हैं। चौथे और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। हिमाचल के बद्दी की फैक्ट्री में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बने और वहां से पिंजौर होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले और फिर भिवानी पहुंचे। सोनीपत में भी CIA-1 ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 6 इंजेक्शन के लिए 2,15,000 रुपए वसूले थे। इस महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये विशेष टीम गठित की गई थी कि इसमें रोकथाम की जाए और जो कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी आधार पर कुछ दिन पहले रोहतक चौक पर एक मेडिकल स्टोर पर छापामारी की गई थी। वहां से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए थे जो कालाबाजारी करके दिए गए थे। उसके बाद उस आरोपियों को गिरफ्तार करके 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया था, जिनसे वो लेकर आया था। उसके बाद उन 2 आरोपियों ने बताया, उसके अनुसार इसको कल गिरफ्तार किया है, जो रेवाड़ी के अंदर एक अपना मेडिकल स्टोर चलाता है और उससे ये खरीद कर लेकर आए थे। इसके द्वारा बताए अनुसार जो पिंजौर में मेन जो सप्लायर है उसकी गिरफ्तारी करनी है, उसकी तफ्तीश में पुलिस लगी है। जगपाल नाम का व्यक्ति है, विशाल नगर सोनीपत का रहने वाला है। इसके पिताजी होम आइसोलेशन पे थे और घर पे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो इसने इमरजेंसी में काफ़ी प्रयास किया था। एक परवीन नाम का व्यक्ति है जो मुरथल का रहने वाला है और इससे इसने 2,15,000 रुपये में 6 इंजेक्शन लिए थे। लेकिन जब तक ये घर पहुंचा तब तक इसके पिता की कोरोना से मृत्यु हो चुकी थी। इसने वो इंजेक्शन वापस कर दिए। तो जो परवीन है, इसने 2,15,000 रुपये में 6 इंजेक्शन लिए और इंजेक्शन अपने पास रख लिए और पैसे भी इसको वापस नहीं दिए। इस बिना पर मुरथल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच CIA द्वारा की जा रही है। जाँच के दौरान हमने प्रवीण नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। भिवानी से मेरे सहयोगी जगबीर घणगस इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जगबीर, काफी गंभीर मामला है। एक तरफ महामारी लोगों की जान ले रही है, दूसरी तरफ कालाबाजारी कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं। फिलहाल क्या और जानकारी मिल पाई है? क्या एक मुख्य आरोपी को जिसे गिरफ्तार करना था उसकी गिरफ्तारी की धरपकड़ शुरू हो चुकी है? जी सुदेश, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महामारी के दूसरा चरण शुरू हुआ था तो लोगों में अफरा तफरी थी। किसी को बेड के लिए तो किसी को ऑक्सीजन के लिए मारामारी करते देखा गया था। सिस्टम पूरी तरह से फैल हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ सिस्टम में सुधार आया तो कालाबाजारी करने वालों ने उस सिस्टम को ठप कर दिया। बात करें रेमडेसिविर की तो इसकी कालाबाजारी जोरों पर हुई, जिसका खुलासा भिवानी में 7 मई को पहली बार हुआ, जब यहाँ पर एक निजी हॉस्पिटल के
स्टोर संचालक इंद्रजीत को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद भिवानी CIE 2 ने जो है पूछताछ शुरू की और जैसे जैसे इसकी परतें उठी तो 15 जुलाई को CIE 2 ने 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 50,000 रुपए और 90,000 रुपए कुल मिलाकर 1,40,000 रुपए भी बरामद किए। CIE 2 ने इस मामले में जांच को जो है वो गंभीरता से लिया और अब जो चौथा आरोपी है सत्यनारायण, उसको रेवाड़ी से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सत्यनारायण अब तक 200 से ज्यादा जो है नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच चुका था। सुदेश बता दें कि जैसे जैसे CIE 2 इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो एक के बाद एक आरोपी हैं वो पुलिस के हाथे चढ़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये इंजेक्शन पूरे जो हिमाचल प्रदेश के बद्या क्षेत्र है वहां से किसी फैक्ट्री में बने थे, जहां से पिंजौर और पिंजौर के बाद रेवाड़ी और रेवाड़ी से होते हुए भिवानी तक पहुंचे और जमकर लोगों को लूटा गया। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की गई। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं तो एक के बाद एक आरोपी और उनसे जो बरामदगी की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि अब बद्दी में जो फैक्ट्री थी वहां तक पुलिस पहुंच पाएगी और इस पूरे मामले का जो है भांडाफोड़ कर जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी सुदेश। शुक्रिया जगबीर जानकारी के लिए। तो एक तरफ महामारी की मार, दूसरी तरफ कालाबाजारी और ऊपर से नकली दवा का ये बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। हालांकि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं मुख्य आरोपी की धरपकड़ शुरू हुई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।